हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे हेडिंग देख पा रहे हैं, मैंने पहले से हेडिंग लगा रखी है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र क्या है इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको छोटा सा आवेश लेता हूँ यहाँ पे Q। ठीक है, मान लीजिए Q कूलम्ब आवेश है, प्लस Q ले लीजिए, माइनस Q, डजंट मैटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, ये जो आवेश है ना, ये आवेश के मतलब हर आवेश की बात करें तो उसके आसपास का एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में क्या आसपास का एक उसका अपना क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में अगर किसी हम अन्य आवेश को ले जाते हैं, अगर इस आवेश को हम इस क्षेत्र में ले जाएं तो ये जो आवेश है या तो इस क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अब इतनी तो आप लोगों के पास समझदारी होनी चाहिए कि अगर ये धन आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करते हैं, और यही अगर ऋण आवेश होता तो एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं। तो वैद्युत आवेश का ये चारों ओर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस आवेश को लाने पर यह जो आवेश है आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप इस प्रकार देंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से सुनिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो 10 सेकेंड पीछे करके या फिर बाद में आप पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो तब तक मैं इसको मिटाता हूँ, अब जरा सा वेट करिए। हाँ तो दोस्तों, हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक, तो मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा फॉर्मूला। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आवेश Q0 है, ठीक है, तथा इस पर लगने वाला बल वेक्टर F है। ठीक, इतना समझ में? तो परिभाषा के अनुसार जैसा कि मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F तथा इस वैद्युत आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक, अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वेक्टर साइन के साथ इसको डिनोट किया है, तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा उधर की तरफ होती है जिधर की तरफ क्या आपका बल की दिशा होती है, मतलब वेक्टर E की दिशा बल की दिशा की ओर होती है। ठीक, अगर यहाँ पे धन आवेश हो तब, और यहीं पे ऋण आवेश हो तो वेक्टर E की दिशा वेक्टर F की दिशा के विपरीत होती है। ठीक, ये बात बहुत पॉइंट की बात है, क्विकली है, इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, सॉरी सूत्र बोल रहे, इसका क्या बोल सकते हैं, मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ठीक,
ये रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब मात्रक हो गया। इसके बीमीय सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या है। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जैसे कि ऊपर लिखा है, और F का बीमीय सूत्र क्या होता है, m l t की घात -2, और Q का बीमीय सूत्र Q इज इक्वल टू I इंटू A इंटू T। ठीक, अभी जो ऊपर जाएगा ये m ऐसे ही रहेगा, l ऐसे ही, t की घात -2, और ये ऊपर गया तो -1 t की घात -3, और ये ऊपर गया तो a का इनवर्स। तो m l t की घात -3 a का इनवर्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ में आई। ये रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहीं से आप लोग को एक और पॉइंट मैं बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है E वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो यहाँ पे अगर Q F की बात करें, अगर F की, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा इससे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू Q, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल उस आवेश के परिमाण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस Q आवेश है। ठीक है, और इस आवेश के कारण यहाँ से R दूरी पर हमें बिंदु P दे रखा है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, और ये कोई आवेश नहीं होता है, असल में बात करें तो ये काल्पनिक आवेश होता है। ठीक, अपनी सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया मैंने यहाँ पर क्या है, धन परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, अब इस आवेश और इस आवेश के बीच कूलॉम के नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटा के R²। इक्वेशन 1 ये क्या है, तो कूलॉम के नियम अनुसार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कूलॉम ने नियम दिया था, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल थे। ठीक, उसी के अनुसार इस प्लस Q तथा प्लस Q0 आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और अगर यह ऐसे माध्यम में रखें जिनका परावैद्युतांक K हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q इंटू Q0 अपन R²। ठीक, अब हमें चूंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। ठीक, अब F की जगह पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इस F का मान इक्वेशन 2 में लाकर रखने पर, ठीक, यहाँ से देखते हैं हम लोग समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो चलिए रखते हैं। E इक्वल टू F की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q इंटू Q0 बटा R²। ठीक, और ये नीचे जो Q0 है यहाँ पर Q0, और देख पा रहे हैं कि ये Q0 से खत्म हो गया। तो E इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K
Q अपॉन आर स्क्वायर। और यही है प्यारे दोस्तों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, अब अगर ये जो आवेश है ये तो उस समय के लिए फॉर्मूला रहा जब माध्यम का परावर्तनांक k हो। ठीक, अब अगर ये दोनों आवेश y या निर्वात में रखे हो तो मैं बता दूं कि y या निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है। तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा k बराबर 1 रखने पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आपका फॉर्मूला है ये है y या निर्वात के लिए और ये उस माध्यम के लिए जिसका परावर्तनांक k हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया इसको, चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, हमें क्या करना है तो इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे। ठीक, उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर मान लें कि एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक, अब धन परीक्षण आवेश के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालेंगे। कूलॉम के नियम अनुसार आपको पता है 1/4 बाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा आर स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमने क्या किया कि E इक्वल टू F अपॉन Q फार्मूला लिखा जिसको क्या पहले हम लोग देख चुके हैं। अब F का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में F का मान लाकर रख दिए तो E इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन आर स्क्वायर और ये Q0 ये वाला है। ठीक है, Q0 से Q0 चल बसा और E इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब जब माध्यम का परावैद्युतांक दिया हुआ हो। ठीक, ऐसे माध्यम में रखे हुए आवेश जिनका परावैद्युतांक k हो। अगर y या निर्वात में दोनों आवेश रखे हुए हैं तो k इक्वल टू 1, तो E इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। तो अब हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए वैद्युत द्विध्रुव। हेडिंग लगाइए वैद्युत द्विध्रुव। चलिए आपको बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर परिणाम में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, एक बार फिर से, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें परिणाम में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, देखिए अभी मैं वैद्युत द्विध्रुव आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें परिणाम में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। ठीक, ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, जैसा कि मैंने परिभाषा बताया कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें परिणाम में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश प्लस Q माइनस Q विपरीत प्रकृति के हैं, एकदम बिल्कुल है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब कहेंगे सर अल्प दूरी लिखिए तो 2L की दूरी लिखिए। अरे यार मान लो कि 2L दूरी क्या है, बहुत छोटी है, इसलिए कौन सा बोलेगा, ये क्या है, बहुत कम दूरी है। ठीक, बहुत कम है। ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का मैं आघूर्ण बताता हूँ आपको, उसके बाद बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश में से एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, या फिर ऐसे बोलिए
कि वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, और इसे सूचित करते हैं P से। तो P इक्वल टू इन दोनों में से एक आवेश मान लीजिए Q, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है 2L, ठीक, इनके बीच की दूरी तथा उस आवेश के गुणनफल के कोई वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, और सूचित करते हैं P से। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है, यह आपका होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ठीक, अब देखिए ये जो P है ना, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। अब जब सदिश राशि है तो इसकी भी दिशा होगी भाई, हर वैद्युत द्विध्रुव की हर सदिश राशि की दिशा होती है, तो इसकी दिशा इधर की तरफ होती है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक, क्लियर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब बात करते हैं हम लोग इसके मात्रक के बारे में। ठीक, तो इधर देखिए Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, बिल्कुल सही। और L चूंकि 2 एक अचर संख्या है और इसका कोई मात्रक है नहीं, L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हुआ, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अब बात कर लेते हैं विमीय सूत्र के बारे में। तो Q आवेश है, इसका विमीय सूत्र A इंटू T। ठीक, अच्छा, अब क्या है L लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, L। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव का विमीय सूत्र क्या हो गया, LTA। ठीक है, याद करने के लिए याद करें, लता मंगेशकर, LTA, लता वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जल्द मिलेंगे आप लोग से नए वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तब तक पढ़ाई करते हैं। ओके, बाय।